अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यूनिट 6 हम पढ़ रहे थे और इसमें लास्ट टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड। ये थोड़ा लेंथी लेक्चर होगा चूँकि इसमें सारी टाइप्स हमने स्टडी करनी है और आपको पता है कि एफएससी पार्ट 1 से इसका ताल्लुक है और चैप्टर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के नेम से है, उसमें ये टॉपिक्स इंक्लूडेड होते हैं। सो व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स? सो इंट्रोडक्शन है कि दीज आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस दैट ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन सबयूनिट्स, यानी ऐसे सब्सटेंसेस हैं कि जब हाइड्रोलिसिस करेंगे वाटर को ऐड करके इनको ब्रेक किया जाएगा तो ये या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड प्रोड्यूस करेंगे या ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन प्रोड्यूस करेंगे। इससे मुराद ये है कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड से मुराद ये है कि एक तो इनमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा और दूसरा इनमें हाइड्रोक्सिल की जो तादाद है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की तादाद वो 2 या 2 से ज़्यादा होगी। इसी तरीके से जो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होंगे उनमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप होगा और 2 या 2 से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे। इसके अलावा ये तो डेफिनेशन थी, फिर फीचर्स हैं कि दीज आर इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी, ये हर एक ऑर्गेनिज्म में मौजूद हैं और ये सेल के हर एक हिस्से के अंदर मौजूद हैं। फिर इंट्रोडक्शन है इनका, लिटरल मीनिंग इनका हाइड्रेटेड कार्बन है। क्यों कहते हैं इसको ये देखते हैं अभी। और इसकी कॉम्पोजिशन में 3 चीज़ें हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और इसमें रेशो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बिल्कुल वाटर वाली है, इस वजह से इसको हाइड्रेटेड कार्बन कहा जाता है। लेकिन क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कैसे, इससे क्या मुराद है कि इसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो वाटर वाली है। तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला देखते हैं कि देखें यह है ग्लूकोज C6H12O6। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख दूं कि वाटर के इर्द गिर्द ब्रैकेट लगा के 6 कर दें तो आप देखो कि x भी 6 है और y भी 6 है। x और y क्या होता है अभी हम पढ़ेंगे कि ये एक्चुअली वैल्यू को शो करते हैं और x की जो वैल्यू है वो होल नंबर है, y की वैल्यू भी होल नंबर है और ये 1 2 3 से 3 से शुरू होती है और ये थाउजेंड्स में जा सकती है। इसी तरीके से ये एक स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है C3H6O3, ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, ये कीटोन भी हो सकता है, चूँकि फंक्शनल ग्रुप मेंशन नहीं है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर लो और H2O तो सिंप्लीफाई करके इसके इर्द गिर्द 3 लिख दें तो X भी 3 है और Y भी 3 है। तो सिवाय एक कार्बोहाइड्रेट के जो कि डीऑक्सीराइबोस शुगर है उसके अलावा बाकी सब कार्बोहाइड्रेट्स के लिए जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो है वो बिल्कुल वाटर जैसी होती है। अगेन कुछ फीचर्स हैं इनके कि इनका जनरल फार्मूला है CXH2OY, जिसमें X जो है वो 3 से स्टार्ट होता है मैनी थाउजेंड तक जाता है और Y भी जो है वो 3 से स्टार्ट होगा मैनी थाउजेंड तक जाएगा और ये X की तरह भी हो सकता है, X से मुख्तलिफ भी हो सकता है। और इनका सोर्स क्या है जी? प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये फोटोसिंथेसिस की एक डायग्राम है, डायग्राम नहीं है, सिर्फ शो किया है कि किस तरीके से फोटोसिंथेसिस होती है। और कार्बोहाइड्रेट बनाने के बाद प्लांट्स उनमें डिफरेंट केमिकल मॉडिफिकेशंस करते हैं और उनसे फिर लिपिड्स बनते हैं, प्रोटीन्स बनते हैं और वाइटामिन्स बनते हैं। एग्जाम्पल और रोल क्या है? सेलुलोज जो वुड में है, कॉटन में है, पेपर में है, ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चरल रोल है। स्टार्चेस जो कि सीरियल्स में, रूट ट्यूबर्स में है, इनका फंक्शनल रोल है, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। केन शुगर है गन्ने वाली, ये ज़ाहिर है ग्लूकोज प्रोवाइड करते हैं। मिल्क शुगर ग्लूकोज प्रोवाइड करती है। तो कार्बोहाइड्रेट्स का स्ट्रक्चरल रोल भी है और फंक्शनल रोल भी है। फिर कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स क्या हैं? मॉलिक्यूल्स दैट आर ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज एंड दे कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म अ सिंगल मॉलिक्यूल। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स को कंबाइन करें तो ग्लाइकोलिपिड्स बनता है, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स को कंबाइन करें तो ग्लाइकोप्रोटीन्स बनता है। अब इनका फंक्शन क्या है? ये दोनों एनिमल में एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स यानी सेल से बाहर का जो मैट्रिक्स है उसको बनाने में रोल प्ले करते हैं। बैक्टीरिया की सेल वॉल में इनका रोल है और जितनी भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स हैं उनको बनाने में भी इनका रोल है। फिर क्लासिफिकेशन 3 इनकी टाइप्स हैं, मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड, सेक्राइड का वर्ड निकला है सेक्रोन, जिसको बोलते हैं यूनिट है एक्चुअली शुगर का, और मोनो कहते हैं 1 को, ठीक है जी। अब इनके डेफिनेशन क्या है? दीज आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, यानी कि या ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स हैं या ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। सिंपल शुगर्स हैं, आप इनकी हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते, यानी कि आप ग्लूकोज को हाइड्रोलाइज करके सिंपल जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जैसे G3P वगैरह इसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते। एंजाइम्स के थ्रू कर सकते हैं, जैसे ग्लाइकोलाइसिस में होता है, वाटर के सिंपल वाटर के थ्रू एकदम से नहीं कर सकते आप।
दे आर स्वीट इन टेस्ट, सबसे ज़्यादा स्वीट होते हैं, वाटर सॉल्युबल हैं, और इनमें ऑल कार्बन एटम्स हैव हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल आना था, एक्सेप्ट वन। एक जो कार्बन है, फर्ज किया एक कार्बोहाइड्रेट है जिसमें 4 कार्बन है, तो 4 में से 3 कार्बन ऐसे होंगे जिनके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, और एक कार्बन ऐसा होगा जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होगा, उसमें क्या आएगा, फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आना चाहिए था कि ऑल कार्बन एटम्स हैव हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक्सेप्ट वन। जिस वन के पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होगा उसके पास फंक्शनल ग्रुप होगा, और फंक्शनल ग्रुप या एल्डिहाइड होगा या वो कीटोन होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि ग्लूकोज में 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। अब 5 कार्बन के पास हाइड्रोक्सिल है, 1 2 3 4 एंड 5। जिस एक के पास नहीं है उसके पास फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। फ्रुक्टोज में आप देख लें 6 कार्बन है, 5 के पास हाइड्रोक्सिल है, 1 2 3 4 और ये 5। एक के पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है, इसके पास फंक्शनल ग्रुप है। अब मोनोसैकराइड्स की जो क्लासिफिकेशन है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की बेस पे है। इनका जनरल फार्मूला है CH2ON, और ये एक टेबल है, आप देख सकते हो कि ट्रायोज है तो 3 कार्बन एटम है, अगर उसमें एल्डिहाइड शुगर है तो वो एल्डो शुगर कहलाता है या एल्डोज कहलाता है, और उसका नाम क्या है, एल्डो ट्रायोज। अगर उसमें कीटोन है, ग्रुप है, तो उसको कीटो शुगर या कीटोज बोलते हैं, और स्पेसिफिकली उसको कीटो ट्राइज बोलते हैं। उसका फार्मूला C3H6O3 एग्जाम्पल डाइहाइड्रोक्सीसीटोन। इसी तरीके से सारे हैं, टेट्रोज है, पेंटोज है, हेक्सोज है और हेप्टोज है। एल्डो टेट्रोज, कीटो टेट्रोज, एल्डो पेंटोज, कीटो पेंटोज, एल्डो हेक्सोज, कीटो हेक्सोज, एल्डो हेप्टोज, कीटो हेप्टोज। ये इनके फार्मूला हैं, रिस्पेक्टिव फार्मूले, और ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। हेप्टोज के एग्जाम्पल वैसे आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, सूडो हेप्टोलोज, SEDOHEPTULOS, लेकिन इसको आपने याद नहीं रखना है, सिर्फ आपको एग्जाम्पल देने के लिए मैंने बताया। हाउ टू ड्रा लीनियर स्ट्रक्चर, इसको छोड़ दें, वैसे ही मैंने बस ऐड कर लिया था कि लीनियर स्ट्रक्चर को वैसे थोड़ा बता देता हूँ, लेकिन इसको याद आपने नहीं करना। होता ही है कि अगर आपने लीनियर स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो आप क्या करोगे, जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन लिखें, ठीक है। पहले कार्बन के साथ आप फंक्शनल ग्रुप लगा दें, एक तरफ उसके आप लगाएंगे H, दूसरी तरफ आप डबल बॉन्ड O लगा देंगे, एल्डिहाइड लग जाएगा पहले के ऊपर। बाकी रह गए 5 कार्बन, बाकी 5 कार्बन में दूसरे और तीसरे के दूसरे के ऊपर आपने दाईं तरफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाना है, बाईं तरफ हाइड्रोजन लगाना है। तीसरे पे आपने हाइड्रोक्सिल ग्रुप उसके लेफ्ट पे लगाना है, देखें ना, 5 आप अपनी राइट साइड के हिसाब से देख रहे हैं कि 6 कार्बन है, पहले पे आपने लगा दिया फंक्शनल ग्रुप, दूसरे कार्बन पे आपके राइट साइड पे हाइड्रोक्सिल लगेगा, आपके लेफ्ट साइड पे हाइड्रोजन लगेगा। तीसरा कार्बन जब आएगा उसमें ये रिवर्स हो जाएगी पोजीशन, आपके लेफ्ट साइड पे हाइड्रोक्सिल लगेगा, आपके राइट साइड पे हाइड्रोजन लगेगा। 3 कार्बन हो गए, बाकी 3 कार्बन हो गए, बाकी 3 कार्बन पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो आपके राइट साइड पे लगेगा, हाइड्रोजन आपके लेफ्ट साइड पे लगेगा। तो इस तरीके से ये बनता है, इसको रहने दें, इसको याद नहीं करें तो बेहतर है, ठीक है। और इसमें एक आपने चीज़ याद रखनी, जो एल्डिहाइड ग्रुप है ना वो चेन के शुरू में या एंड में लगता है, जबकि कीटोन ग्रुप है ना वो शुरू में लगता है ना वो आखिर में लगता है, वो बिटवीन द चेन या विद इन द चेन लगता है, ठीक है। अगर आपका दिल चाहे तो राइबोस, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज के स्ट्रक्चर्स आप बना सकते हैं। ये लीनियर स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें आप देख सकते हो एल्डिहाइड है, उसके अंदर ग्रुप ऊपर है, जो कीटोन ग्रुप है वो बिटवीन द चेन है। ये लीनियर स्ट्रक्चर आ गया, लीनियर स्ट्रक्चर्स हो गए। फिर रिंग स्ट्रक्चर्स हैं, क्योंकि सोल्यूशन के अंदर जब भी कार्बोहाइड्रेट जाएगा तो वो रिंग फॉर्म में चला जाएगा। अगर तो ग्लूकोज है तो वो बनाएगा ग्लूकोपायरानोज, पायरानोज निकलता है पायरान, पायरान कहते हैं 6 कॉर्नर्ड रिंग, 6 कार्बन रिंग नहीं, 6 कॉर्नर्ड रिंग, 6 इसके कॉर्नर है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस स्ट्रक्चर में 6 कार्बन है, एक कार्बन बाहर साइड पे। राइबोज है, जब वो सोल्यूशन में जाएगा वो बनाएगा राइबोफ्यूरानोज, फ्यूरानोज आता है फ्यूरॉन, 5 कॉर्नर रिंग, 5 कार्बन रिंग, 5 कॉर्नर रिंग, 1 2 3 4 एंड 5। अब फ्री स्टेट में ग्लूकोज सारे फ्रूट्स में मौजूद है, ग्रेप्स में बहुत अबंडेंट है, फिग्स में जिसे इंजीर कहते हैं,
डेट्स के अंदर बहुत ज़्यादा है। ग्लूकोज की जो कॉन्सेंट्रेशन है ब्लड में वो आपने याद रखनी है 0.08%, और कंबाइन करें तो ये डाइसैकराइड और पॉलीसैकराइड में मौजूद है। फोटोसिंथेसिस के जरिए ये प्रोसेस होता है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कैसे होता है वो आप देख सकते हो। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल मिलते हैं, ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन रिलीज होती है, ठीक है। और 10 ग्राम ग्लूकोज बनाने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है सनलाइट की वो है 717.6 किलो कैलोरी एनर्जी। अब ये जो सनलाइट की एनर्जी आती है ग्लूकोज में स्टोर होती है केमिकल एनर्जी की फॉर्म में, जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं उनकी फॉर्म के अंदर। और जब ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है तो आपको पता है कि वो ब्रेक होता है और डिफरेंट स्टेप्स में ब्रेक होता है और उससे एनर्जी आपकी बॉडी को अवेलेबल हो जाती है। फिर जो लिगोसैकराइड्स, व्हाट आर लिगोसैकराइड? ओलिगो कहते हैं फ्यू को, चंद, टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स दैट कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट चेन्स ऑफ मोनोसैकराइड यूनिट्स बॉन्डेड बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आप जानते हो, इट इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड दैट इज प्रेजेंट बिटवीन मोनोमर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। और जब इन ओलिगोसैकराइड्स की आप हाइड्रोलिसिस करते हैं तो मिनिमम आपको 2 मोनोसैकराइड्स वाला ओलिगोसैकराइड हासिल होगा, ठीक है, और मैक्सिमम 10 वाला, ठीक है। यानी कि इस तरह इससे मुराद ये है बच्चों कि अगर आप एक डाइसैकराइड की हाइड्रोलिसिस करें तो आपको 2 मोनोसैकराइड मिलेंगे, अगर आप एक ट्राइसैकराइड की हाइड्रोलिसिस करें तो आपको 3 मोनोसैकराइड मिलेंगे। अगर आप एक ऐसे ओलिगोसैकराइड की हाइड्रोलिसिस करते हैं जिसमें जो बड़ा है, जिसमें 10 मोनोसैकराइड है, तो ज़ाहिर है जब आप उन्हें तोड़ोगे तो 10 मोनोसैकराइड उसके अंदर प्रोड्यूस होंगे। एक्चुअली ये इस लाइन का मतलब है, बुक की लाइन है। फीचर्स क्या है? दे आर लेस स्वीट इन टेस्ट, दे आर लेस सॉल्युबल इन वाटर। अब लेस से मुराद क्या है? जब आप इनको मोनोसैकराइड से कंपेयर कर रहे हो। डाइसैकराइड में 2 रेजिड्यूज हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला C12H22O11 है। ट्राइसैकराइड में 3 रेजिड्यूज हैं, टेट्रा में 4 हैं। अच्छा, अब जो कॉमन एग्जाम्पल बुक में है, सुक्रोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है। सुक्रोज का कॉमन नेम है केन शुगर, टेबल शुगर, माल्टोज माल्ट शुगर, लैक्टोज मिल्क शुगर। अब सुक्रोज की कॉम्पोजिशन क्या है? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिलकर बनता है। माल्टोज की क्या है कि ये 2 ग्लूकोज के कंबाइन करने से मिलता है। लैक्टोज की क्या है कि ये ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के कंबाइन करने से मिलता है। और इनको एंजाइम कौन सा तोड़ता है? सुक्रोज को सक्रेज तोड़ता है इंटेस्टिन में, माल्टोज को माल्टेज तोड़ता है अगेन इंटेस्टिन में, लैक्टोज को लैक्टेज तोड़ता है अगेन इंटेस्टिन में। और आपको पता है अगर लैक्टेज कुछ लोगों में ना हो तो वो लोग मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स को कंज्यूम नहीं कर सकते और उनमें इंटेस्टाइनल गैस प्रोड्यूस हो जाते हैं। ये आपने चैप्टर 12 में पढ़ा येलो बॉक्स में। अब आप देखो ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आपस में कंबाइन हो जाते हैं, इनके दरमियान ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मौजूद है, ठीक है। इसी तरीके से माल्टोज में 2 ग्लूकोज के सबयूनिट्स कंबाइन होते हैं तो इनमें ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। फिर उसके बाद लैक्टोज के अंदर एक ग्लूकोज और एक ग्लैक्टोज जुड़ जाता है तो इनके अंदर भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मौजूद है। अब पहला कॉन्सेप्ट है कि रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स क्या है। रिड्यूसिंग शुगर क्या है? शुगर दैट इज कैपेबल ऑफ एक्टिंग एज ए रिड्यूसिंग शुगर, जो इस काबिल हो कि वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करे और किसी और मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज कर दे, तो ये रिड्यूसिंग शुगर है। एग्जांपल आपने याद रखने हैं, लैक्टोज, माल्टोज और सारे के सारे मोनोसैकराइड्स। नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या है? शुगर दैट इज नॉट कैपेबल ऑफ एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। एग्जांपल क्या है जी? सुक्रोज और पॉलीसैकराइड्स। अब ऐसा क्यों है? देखिए, जो सुक्रोज क्यों है नॉन रिड्यूसिंग, एक्चुअली होता ही है कि जो कार्बन 1 होती है ना, फंक्शनल ग्रुप की कार्बन, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, ग्लूकोज में भी फ्रुक्टोज में भी, और उनके पास ये एबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके किसी और सब्सटेंस को रिड्यूस कर दें। लेकिन जब सुक्रोज बनता है तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की जो फंक्शनल ग्रुप की कार्बन हैं, कार्बन एटम्स हैं, वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना लेते हैं इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स से उनसे उन्होंने बना लिया ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो जब आप सुक्रोज को सोल्यूशन में डालेंगे, अभी सोल्यूशन में पढ़ेंगे कौन सा सोल्यूशन है, जब उन सोल्यूशन में डालेंगे तो इनके पास ना इस कार्बन एटम के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना इस कार्बन एटम्स का पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके किसी और सब्सटेंस को रिड्यूस नहीं कर सकेंगे। तो यही चीज़ पॉलीसैकराइड्स में भी होती है। अब टेस्ट है रिड्यूसिंग शुगर के, एक बेनेडिक्ट टेस्ट है, ये आप सेकंड में पढ़ चुके हो। कलर चेंज हो जाता है, और कलर चेंज क्या है? क्लियर ब्लू से ब्रिक रेड, यानी इन चारों में से भी अगर कोई कलर शो हो रहा है तो इट मीन्स के उसके अंदर, यानी कि ये बेनेडिक्ट सोल्यूशन था, आपने इसमें एक रिड्यूसिंग शुगर डाली और वो कलर चेंज होना शुरू हो गया। अब इसमें भी कलर चेंज है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो जाहिर है इनके अंदर ये प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। इसका मतलब ये क्या है कि रिड्यूसिंग शुगर मौजूद है सोल्यूशन के अंदर, जो चीज़ आपने डाली है वो रिड्यूसिंग शुगर है। होता क्या है कि जो एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप होते हैं ना, उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे मैंने भी आपको बताया, तो वो डोनेट करते हैं कॉपर को, कॉपर के ऑक्सीडेशन स्टेट को +2 से +1 कर देते हैं। ज़ाहिर +2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन ले सकती है, 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो उसकी स्टेट +2 से +1 हो जाएगी, इससे कलर चेंज आ जाता है।
इसके अलावा फेलिंग सोल्यूशन है, इसमें ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट बन जाता है, ये आप लैब्स में आप लोग कर चुके हो। अब डाइसैकराइड बनता कैसे है, देखें ये दो मोनोमर हैं, ठीक है, दोनों करीब आए, एक मोनोमर का हाइड्रोक्सिल ग्रुप दूसरे का हाइड्रोजन, दोनों कंबाइन हुए, वाटर मॉलिक्यूल निकला, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस हो गई और उसके बाद दोनों मोनोमर जुड़ गए तो ये डाइसैकराइड बन गया। सुक्रोज की फॉर्मेशन ऐसी होती है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज हैं, इनमें वाटर, ये जो आप देख सकते हो ये कलर चेंज इसी वजह से किया हुआ है इधर H का और हाइड्रोक्सिल ग्रुप का, कि इनमें से डिहाइड्रेशन सिंथेसिस होगी और ये डाइसैकराइड बन जाएगा, ठीक है। अब आपने ये याद रखना है, देखो ग्लूकोज की कार्बन 1 और फ्रुक्टोज की कार्बन 2, इनमें बॉन्ड बनता है, इसलिए इस बॉन्ड को लिखते हैं 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सिर्फ और सिर्फ सुक्रोज ऐसा है कार्बोहाइड्रेट्स में जिसमें 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, बाकी किसी भी डाइसैकराइड में, ट्राइसैकराइड में, पॉलीसैकराइड में 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड नहीं है, उसमें 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है मेन बॉन्ड, और जहां पे ब्रांचिंग लगनी होती है, ब्रांच बननी होती है, वहां पे 1,6 आ जाता है। फिर ये पॉलीसैकराइड्स, ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स हैं, मोस्ट अबंडेंट हैं, यूजुअली ब्रांच्ड हैं, टेस्टलेस हैं, स्प्रैंगली सॉल्युबल। स्प्रैंगली सॉल्युबल क्यों है अभी हम आगे पढ़ेंगे, यानी कि यूजुअली अगर हम आपसे बात की जाए कि पॉलीसैकराइड्स क्या हैं तो इनसॉल्युबल हैं, लेकिन बुक ने स्प्रैंगली सॉल्युबल क्यों लिखा है, क्योंकि एक कंपोनेंट ऐसा है स्टार्च का जो कि हॉट वाटर में सॉल्युबलाइज हो जाता है, वो अभी इसको पढ़ते हैं आगे। बहुत सारे मैनीसैकराइड्स, मोनोसैकराइड्स इकट्ठे हो जाते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू, एग्जांपल है स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेलुलोज है, डेक्स्ट्रिन्स हैं जो कि स्टार्च के ब्रेक होने से बनते हैं, एगर है, पैक्टिन है और काइटन है। काइटन एक ऐसा आप कह लो कि पॉलीसैकराइड है जिसके अंदर नाइट्रोजन मौजूद होती है। स्टार्च मौजूदा फ्रूट, गेंस और सीड और ट्यूबर्स के अंदर हाइड्रोलिसिस पे ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है, ब्लू कलर देता है आयोडीन टेस्ट के साथ, ठीक है, आप ऊपर डायग्राम में देख भी सकते हो, और ये एनिमल के लिए कार्बोहाइड्रेट सोर्स है। अब फिर कंपैरिजन, इसकी दो टाइप्स है, माइलोज एंड माइलोपेक्टिन। अमाइलोज में अनब्रांच चेन्स हैं, अमाइलोपेक्टिन में ब्रांच चेन्स हैं। अमाइलोज सॉल्युबल है हॉट वाटर में, इसीलिए स्प्रैंगली सॉल्युबल का वर्ड यूज हुआ। अमाइलोपेक्टिन हॉट और कोल्ड वाटर दोनों में इनसॉल्युबल है। इसमें 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, इसमें मेन 1,4 और 1,6 भी है। अब कैसे कि देखो ये एक सब यूनिट आया है, इसका कार्बन 1 है और ये जो चेन में सेकंड नंबर पे ग्लूकोज मौजूद है इसका कार्बन 6 है, तो इसके कार्बन 1 और इसके 6 में बॉन्ड बन जाएगा, ये बन जाएगा 1,6। अच्छा, अब इस सब यूनिट के बाद इस सब यूनिट के बाद जो नेक्स्ट सब यूनिट लगेगा ना, इस सब यूनिट में और उस नेक्स्ट ग्लूकोज के सब यूनिट में जो बॉन्ड होगा वो 1,6 नहीं होगा, वो 1,4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो इसका ये कार्बन 4 होगा और जो नया सब यूनिट आएगा उसका कार्बन 1 होगा, दोबारा से 1,4 हो जाएगी। फिर है ग्लाइकोजन, इसको एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है। देखिए जो प्लांट्स होते हैं वो अपने एक्स्ट्रा ग्लूकोज को सुक्रोज की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करते हैं और अपने एक्स्ट्रा ग्लूकोज को जो उनकी नीड से ज़्यादा होता है उसको वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। इसी तरीके से एनिमल जो ग्लूकोज खाते हैं, इनटेक करते हैं, और जो ग्लूकोज एक्स्ट्रा हो जाता है उसको वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ये एनिमल का स्टार्च है। जैसे प्लांट अपने एक्स्ट्रा ग्लूकोज को स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं, तो हम अपने एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करते हैं। लीवर और मसल में बहुत ज़्यादा अबंडेंट होता है, वैसे हर सेल में होता है। ये वाटर में इनसॉल्युबल है और ये आयोडीन के साथ रेड कलर देता है, और ये भी हाइड्रोलिसिस पे ग्लूकोज ही प्रोड्यूस करेगा। फिर सेलुलोज है, मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर है, प्लांट की सेल वॉल में है, वाटर में इनसॉल्युबल है, और हाइड्रोलिसिस होगी तो ये ग्लूकोज प्रोड्यूस करेगा। और इसकी जो डाइजेशन है वो ह्यूमंस नहीं कर सकते। उसकी वजह है सेलुलोज में जो, अच्छा देखें ग्लूकोज हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर, आपने रिंग स्ट्रक्चर पढ़ा था ग्लूकोज का, तो आप देखोगे कि उसमें जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना वो पहली कार्बन के नीचे लगा हुआ होगा। अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप पहली कार्बन के नीचे और हाइड्रोजन पहली कार्बन के ऊपर हो तो ये कहलाता है अल्फा ग्लूकोज। लेकिन हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिंग स्ट्रक्चर में अगर ग्लूकोज में पहले कार्बन के ऊपर वाली साइड पे लगा हो और हाइड्रोजन नीचे लगा हो तो फिर वो कहलाता है बीटा ग्लूकोज। ठीक है जी, वो क्या कहलाता है? बीटा ग्लूकोज। और जो सेलुलोज है उसमें बीटा ग्लूकोज होता है। अब जो हमारे एंजाइम हैं स्टार्चेज और ग्लाइकोजन को तोड़ने वाले, वो हैं अल्फा माइलेज। वो ऐसे एंजाइम्स हैं जो अल्फा ग्लूकोज को रिकॉग्नाइज करते हैं, वो बीटा ग्लूकोज को रिकॉग्नाइज नहीं करते। तो इसलिए हम सेलुलोज को ब्रेक करके ग्लूकोज पैदा नहीं कर सकते। जब शुरू में इंसान हर्बीवोरस था सिर्फ, तो उसका ग्लूकोज का सोर्स सिर्फ और सिर्फ क्या था? प्लांट्स। तो वो सेलुलोज को यूज करता था और स्टार्च को यूज करता था। स्टार्च को तोड़ने के लिए अल्लाह पाक ने उसमें एंजाइम रखा था अल्फा माइलेज,
सेलुलोज को तोड़ने के लिए उसके पास एंजाइम नहीं थे, तो उसने अपने अपेंडिक्स के रीजन में कुछ ऐसे बैक्टीरिया माइक्रोब्स को रख लिया था जो एंजाइम प्रोड्यूस करते थे सेलोलेज। तो वो एक म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन था। लेकिन जैसे जैसे इंसान ने प्लांट्स के साथ गोश्त को खाना शुरू किया तो इंसान ने अपने ग्लूकोज के सोर्स दो बना लिए, एक स्टार्च तो था ही, अब सेलुलोज की जगह क्या आ गया, ग्लाइकोजन। अब स्टार्च और ग्लाइकोजन दोनों को जब अल्फा माइलेज तोड़ सकता है तो फिर ह्यूमंस ने और एनिमल्स ने, स्पेशली ह्यूमंस ने, ये आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व किया कि हमें ऐसे ऑर्गेनिज्म रखने की ज़रूरत नहीं है जिनकी मदद से हमको डाइजेशन में रोल प्ले करवा सके। जब हमारी अपनी ही बॉडी हमारी ग्लूकोज की नीड को पूरी कर रही है, ऐसे एंजाइम्स प्रोड्यूस कर रही है जो ग्लूकोज प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो हमें किसी और बैक्टीरिया से, ऑर्गेनिज्म से एंजाइम लेने की ज़रूरत नहीं। ठीक है। लेकिन जो हर्बीवोर्स हैं वो तो सिर्फ प्लांट्स खा रहे हैं, तो उनको तो दो सोर्स चाहिए, एक सोर्स तो स्टार्च है ही, दूसरा वो सेलुलोज को तोड़ते हैं। और सेलुलोज को कैसे तोड़ते हैं कि उन्होंने एक म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन रखा होता है बैक्टीरिया वगैरह से और माइक्रोब से, जो कि इन्हें एंजाइम प्रोवाइड करते हैं सेलुलेज। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। नहीं समझ आएगी तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट्सएप में या लाइव डिस्कशन में। और ये आयोडीन के साथ कोई कलर चेंज नहीं देते, यानी कि इनका अपना कलर ज़रूर होता है, लेकिन जब आप आयोडीन में डालते हो तो ये कोई कलर चेंज प्रोड्यूस नहीं करते। अब कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर पूछें। एक और डिफरेंस मैं बताना चाहूँगा पॉलीसेकेराइड्स में, अगर आप इसको लिख लें कि देखें, एक होता है होमोपॉलीमर, एक टर्म है होमोपॉलीमर और हेट्रोपॉलीमर। होमोपॉलीमर यानी ऐसा पॉलीमर जिसमें सारे जो सब यूनिट्स हैं वो सेम हो, जैसे ग्लाइकोजन है, जैसे सेलुलोज है। एक है हेट्रोपॉलीमर। हेट्रोपॉलीमर की एग्जांपल है काइटन। काइटन के अंदर सिर्फ एक सब यूनिट यूज नहीं होता, यहां तक इसको आपने समझना है। ठीक है, ये टर्म होगी। एक होता है बच्चों होमोपॉलीसेकेराइड, एक होता है हेट्रोपॉलीसेकेराइड। ठीक है। अब जो होमोपॉलीसेकेराइड है वो और चीज है, वो होमोपॉलीमर से मुख्तलिफ है। यानी कि होमोपॉलीसेकेराइड की दो फॉर्म्स हो सकती हैं, एक फॉर्म है होमोपॉलीमर, एक है हेट्रोपॉलीमर, जो मैंने आपको बता दिया। एक है हेट्रोपॉलीसेकेराइड। हेट्रोपॉलीसेकेराइड वो होता है जिसमें सिर्फ एक तरह का पॉलीसेकेराइड यूज ना हो, उसमें डिफरेंट टाइप्स के पॉलीसेकेराइड वगैरह यूज हों। तो ये मैंने थोड़ा सा क्लियर करना था, चूंकि उड़ते उड़ते ये क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चों के दिमाग में, तो उससे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये चीज़ बस इसको आप याद रखें कि एक होमोपॉलीमर है, एक हेट्रोपॉलीमर है, एक होमोपॉलीसेकेराइड और एक हेट्रोपॉलीसेकेराइड है। जो होमोपॉलीमर है और हेट्रोपॉलीमर है वो होमोपॉलीसेकेराइड्स के अंदर ही आते हैं। ठीक है जी। अब मैं इंशाल्लाह इसका टेस्ट आज अपलोड कर दूंगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी अपलोड कर दूंगा, डिस्कशन में शायद रात को अपलोड करूं, तो इसको अच्छे तरीके से आप पढ़ के कीजिएगा। और वाटर का एक टॉपिक है छोटा सा, वो मैं बस बता देता हूँ आपको पता ही है। उसकी सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसकी हीट ऑफ वेपराइजेशन है, उसकी हीट कैपेसिटी है, उसका प्रोटेक्शन का रोल है और उसकी आयोनाइजेशन एबिलिटी है। तो ये वैल्यूज़ आप उसमें याद रखिएगा ताकि आपको आसानी रहे। मैं इसको पढ़ा नहीं रहा क्योंकि बहुत सिंपल सा है। अगर मजीद वाटर के हिसाब से कोई क्वेश्चन होगा तो ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।